आज हम एक बहुत ही लंबी, बहुत ही पुरानी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है उन लोगों की जो किसी भी जानी-मानी सभ्यता से बहुत बहुत पहले भारतीय उपमहाद्वीप को अपना घर कहते थे। ये उनकी अनकही दास्तां है। तो सवाल ये उठता है, हड़प्पा से भी पहले भारत के असली सबसे पहले निवासी कौन थे? मतलब वैदिक ऋषियों से भी पहले असल में इस जमीन पर पहला कदम रखा किसने था? आज हम इसी गहरे राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और इसके लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा, करीब 50 मिलियन साल पहले। जरा सोचिए, उस वक्त जिस जमीन को हम आज भारत कहते हैं वो एशिया का हिस्सा थी ही नहीं। ये तो एक अकेला द्वीप था, वीरान, अकेला, जो अफ्रीका से टूटकर एक विशाल समंदर के बीच उत्तर की तरफ बढ़ रहा था। और लाखों सालों तक भारत एक विशाल जहाज की तरह पानी को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहा और फिर वो यूरेशियन प्लेट से जा टकराया। और ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी, ये इतनी जबरदस्त थी कि धरती का सीना फट गया और चट्टानें ऊपर और ऊपर उठती चली गईं, जब तक कि उन्होंने बादलों को नहीं छू लिया। जी हां, इसी से जन्म हुआ हमारे हिमालय का। और इस नई दीवार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। इसने हवाओं का रास्ता रोका, जिससे मानसून की पहली बारिश हुई। हिमालय की बर्फ पिघली और गंगा और नर्मदा जैसी जीवन देने वाली नदियां बह निकलीं। देखते ही देखते ये पथरीली जमीन एक हरे भरे स्वर्ग में तब्दील हो गई, जो अब बस अपने पहले बाशिंदों का इंतजार कर रही थी। तो चलिए अब उस प्रागैतिहासिक भारत में चलते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां इंसानों का नहीं बल्कि एक तरह से कहें तो दानवों का राज था। कल्पना कीजिए, यहां के जंगलों में आज के हाथियों की जगह उनके विशाल परदादा स्टेगोडॉन घूम रहे हैं। और नदियों में तैर रहे हैं ट्रक के आकार के दरियाई घोड़े हेक्साप्रोटोडॉन। वाकई ये एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। और इसी खतरनाक दुनिया में भोजन की तलाश में भटकते हुए एक नई मानव प्रजाति ने कदम रखा, होमो इरेक्टस। ये वो घुमंतु थे जो अफ्रीका से बाहर निकले और करीब करीब 1.5 मिलियन साल पहले भारत पहुंचे। और इसका सबूत हमें चेन्नई के पास अत्तिरिम्पक्कम में मिले 15 लाख साल पुराने पत्थरों के औजारों से मिलता है। फिर 1982 में एक बहुत बड़ी खोज हुई। नर्मदा घाटी में एक खोपड़ी का हिस्सा मिला, जिसे नाम दिया गया नर्मदा मानव। तो सवाल यह है कि ये लोग दिखते कैसे थे? सोचिए, उनका शरीर एक एथलीट की तरह गठीला था, जबड़े बहुत मजबूत थे। हाँ, दिमाग हमसे थोड़ा कम विकसित था। भाषा की जगह वे शायद इशारों और तरह तरह की आवाजों से बात करते थे। और सिर्फ एक पत्थर की कुल्हाड़ी के दम पर ये लोग उन विशाल जानवरों का शिकार करते थे। लाखों सालों तक होमो इरेक्टस ने भारत पर राज किया। उन्होंने बाढ़ झेली, सूखे का सामना किया, हर मुश्किल को पार किया। ऐसा लगने लगा था कि इनका वंश तो अमर है, ये हमेशा रहेंगे। लेकिन उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि उनकी हुकूमत का सबसे बड़ा, सबसे भयानक इम्तिहान अभी बाकी था। क्योंकि हजारों मील दूर इंडोनेशिया में धरती के ठीक नीचे एक दानव जाग रहा था। एक ऐसा टाइम बॉम्ब जो जब फटता तो इन ताकतवर आदि मानवों की पूरी दुनिया को सिर्फ और सिर्फ राख में बदल देता। 74,000 साल पहले टोबा फटा। जब वो फटा तो उसकी आवाज शायद भारत तक भी सुनाई दी होगी। लेकिन असली खतरा आवाज नहीं थी, असली खतरा थी वो राख जो हवा के साथ आई। भारत का नीला आसमान गायब हो गया। दोपहर में रात जैसा अंधेरा छा गया। नदियों का पानी जहरीला हो गया, जंगल के जंगल मर गए और तापमान अचानक से नीचे गिर गया। भारत, जो एक गर्म देश था, अब बर्फ जैसा ठंडा हो चुका था। तो सवाल यह है कि इतनी ताकतवर होमो इरेक्टस आखिर हार क्यों गए? असल में इसकी 3 बड़ी वजहें थीं। पहली वजह उनका भारी शरीर। उनके बड़े मांसल शरीर को बहुत ज्यादा खाने की जरूरत थी। जब खाना खत्म हुआ तो उनकी यही ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। दूसरी वजह उनके पुराने हथियार। उनकी भारी भरकम कुल्हाड़ियां छोटे और तेज जानवरों के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुईं। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह दूरदर्शिता की कमी। वो बस आज में जीते थे, कल के लिए योजना बनाना या खाना जमा करना उन्हें आता ही नहीं था। और बस देखते देखते एक पूरी की पूरी प्रजाति भूख और ठंड में खत्म हो गई। लेकिन ये विनाश अंत नहीं था, ये तो एक नई शुरुआत की तैयारी थी। राख से ढकी इस धरती पर अब एक नई प्रजाति कदम रखने वाली थी, हमारे अपने सीधे पूर्वज होमो सेपियंस। और उनकी कहानी किसी जीत की नहीं
बल्कि जिंदा रहने के लिए एक हताश संघर्ष की कहानी है। देखिए, टोबा के उस विस्फोट का असर सिर्फ भारत पर नहीं, अफ्रीका पर भी पड़ा था। वहां भी जंगल सूख रहे थे। तो हमारे पूर्वजों के पास अब सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वहीं रुककर खत्म हो जाएं, या फिर एक अनजान खतरनाक सफर पर निकल पड़ें। और आखिर में भूख ने उन्हें वो फैसला लेने पर मजबूर कर ही दिया, एक ऐसा फैसला जिसने इंसानियत का पूरा इतिहास बदल कर रख दिया। सोचिए, उन्होंने लाल सागर को मामूली सी राफ्ट पर पार किया। कौन जानता है कितने लोग उस सफर में लहरों में ही समा गए होंगे। जो बच गए वो समंदर के किनारे किनारे हजारों सालों तक चलते रहे। ये एक पीढ़ी का सफर नहीं था, इसमें कई पीढ़ियां गुजर गईं। और फिर करीब 65,000 साल पहले उन थके हारे यात्रियों ने एक हरी भरी धरती पर अपना पहला कदम रखा। वो भारत की दहलीज पर आ खड़े हुए थे। अब देखिए, भारत के घने जंगल अफ्रीका के खुले मैदानों जैसे बिल्कुल नहीं थे। यहां तो हर झाड़ी के पीछे मौत छिपी हो सकती थी। तो सवाल यह है कि हमारे पूर्वज यहां जिंदा कैसे बचे? जवाब उनकी ताकत में नहीं था, जवाब था उनके दिमाग में, उनके सहयोग में और उनकी नई सोच में। इन दोनों प्रजातियों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ होमो इरेक्टस थे, जो अपनी पार्श्विक शक्ति पर निर्भर थे। दूसरी तरफ थे होमो सेपियंस, जो योजना बनाने और साथ मिलकर काम करने में विश्वास रखते थे। उनके हथियार कहीं बेहतर थे, और सबसे बड़ी बात, वो भविष्य के बारे में सोच सकते थे। हमारे पूर्वजों को एक तकनीकी क्रांति की सख्त जरूरत थी, और उन्होंने वो कर दिखाया। उन्होंने बनाए माइक्रोलिथ्स। ये क्या थे? ये इंच भर के छोटे उस्तरे जैसे धारदार पत्थर के टुकड़े थे। उन्होंने इन जानलेवा पत्थरों को लकड़ी की नोक पर चिपकाया और बना लिए भाले और तीर। ये उस जमाने की मिसाइल टेक्नोलॉजी थी। अब वो दूर से ही सुरक्षित रहकर तेज जानवरों का शिकार कर सकते थे। लेकिन बात सिर्फ हथियारों की नहीं थी। उन्होंने भीमबेटका जैसी प्राकृतिक गुफाओं को अपना घर बनाया। आग तो उनकी सिक्योरिटी गार्ड भी थी, और एक तरह से उनका सोशल मीडिया भी, जिसके चारों ओर बैठकर वो कहानियां सुनाते थे, अपने अनुभव बांटते थे। वे समझ चुके थे कि एकता में ही शक्ति है। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपने मृतकों को दफनाना शुरू किया। ये इस बात का सबूत है कि वो अब मौत के बाद के जीवन के बारे में भी सोच रहे थे। यहीं से कला और रस्मों के जरिए एक अमूर्त सोच की शुरुआत हो रही थी। तो अब पेट की आग बुझ चुकी थी। जिंदा रहने का संघर्ष अब थोड़ा कम हो गया था। लेकिन अब इंसान के इतिहास में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये इस लंबी यात्रा का आखिरी अध्याय था, जहां जिंदा रहने की जद्दोजहद अब बस्तियां बसाने और नई नई खोजों में बदलने वाली थी। लगभग 9,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने एक क्रांतिकारी खोज की, खेती। उन्हें समझ आ गया कि पेट भरने के लिए भटकना जरूरी नहीं है। भोजन को अपनी ही जमीन पर उगाया जा सकता है। बस फिर क्या था? शिकारी अब किसान बन गया, और नदियों के किनारे पहले स्थायी गांव बसने लगे। समय का पहिया तेजी से घुमा। ये छोटे छोटे गांव अब कस्बों में बदलने लगे थे। और फिर आज से लगभग 5,000 साल पहले, एक ऐसा समय जब दुनिया का बड़ा हिस्सा अभी भी झोपड़ियों में रह रहा था, तब भारत में जन्म ले रही थी दुनिया की सबसे आधुनिक, सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक, सिंधु घाटी सभ्यता। और ये लोग शहरी नियोजन यानी अर्बन प्लानिंग के उस्ताद थे। उनकी सड़कें बिल्कुल सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थीं, एक ग्रिड सिस्टम की तरह। सोचिए, हर घर का अपना बाथरूम था, और पूरे शहर में ढकी हुई नालियां थीं। मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है, वो तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है, जिसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए प्राकृतिक डामर का इस्तेमाल किया गया था। सही मायनों में ये दुनिया के पहले स्मार्ट सिटीज थे। तो पत्थर के औजारों से लेकर इन स्मार्ट शहरों तक, ये एक अविश्वसनीय महागाथा है। हमारे पूर्वजों के धीरज, उनकी बुद्धिमत्ता और हर हाल में ढल जाने की उनकी काबिलियत की कहानी, जो समय और प्रगति की एक बहुत बड़ी छलांग को दिखाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हाल ही में सिनौली में जो शाही रथ मिले हैं, उन जैसी खोजें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। ये इस प्राचीन कहानी को आज की पुरातात्विक खोजों से जोड़ती हैं और हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाती हैं। हमारे अतीत के और कितने अनगिनत रहस्य जमीन के नीचे दबे हुए हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। और क्या पता, जब वो मिलेंगे तो एक बार फिर से इतिहास को बदल कर रख देंगे।